Hello everyone, this is VKH World. Good day to you, and I have to inform you that this is a study channel, so please like, share, and subscribe the channel for your advantage, for your goals, and for your achievements. Now let's start the fourth chapter, the reproduction of second year. Okay, so we have completed the first chapter of first year biology, and now we are in second year and we are doing starting the fourth chapter because it's an important chapter and a lot of students are very curious about this chapter, means they can't understand uh, this chapter easily. So again and again, by uploading a video again and again, you can rotate the video until you understand the best. So starting with the fourth chapter. So the line written here is, life once emerged in this biosphere has been continued from parent organism to the offsprings through a viral process of reproduction. अब देखिए, एक बार जिंदगी इस दुनिया पे आई, ठीक है, सिर्फ एक बार, उसके बाद कैसे ये कंटिन्यूएशन हुई? कंटिन्यूएशन ऐसे हुई कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बने, और वो एक जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस से बने, उस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन, जो एंश्योर करता है कंटिन्यूएशन ऑफ उस स्पीशी, जिस स्पीशी में रिप्रोडक्शन हो रही है, उस स्पीशी की रिप्रोडक्शन की वजह से कंटिन्यूएशन को एंश्योर करता है, मीन्स उसको कंटिन्यू रखता है. तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ ये बताया गया है कि हमें जैसे कि पता है कि लिविंग थिंग्स दूसरे लिविंग थिंग्स से आते हैं. अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सेल थ्योरी क्या है. सेल थ्योरी ये है कि फर्स्ट पॉइंट जो सेल थ्योरी का है वो है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, और सेकेंड पॉइंट है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो थर्ड है, न्यू सेल्स, लिसन दिस केयरफुली. थर्ड पॉइंट है, न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन्स जो नए सेल आते हैं वो पहले से मौजूदा सेल से बन के आते हैं. तो वो जो थर्ड पॉइंट है ना, उसी पे ये सारा चैप्टर है. ओके, तो थर्ड पॉइंट हमारा जो ये बताता है वही चीज़ है कि जो सेल जो पिछले सेल से आता है, तो एक न्यू लिविंग थिंग, जो न्यू ऑर्गेनिज्म कहें, कुछ भी कहें, तो वो भी पहले मौजूदा लिविंग थिंग्स से आता है. ठीक है, जो न्यू आता है, अदर जो लिविंग थिंग्स आते हैं वो पहले बने हुए, पहले मौजूदा जो लिविंग थिंग्स हैं उनसे आते हैं. तो एक चीज़ है यहाँ पे बताइए, लाइफ बिगेट्स लाइफ, लाइफ ही लाइफ को लाती है. ठीक है, तो ये चीज़ हमें भी पता है. और जो अब ओल्डर होते हैं उनको कहते हैं पेरेंट्स, जो न्यूली फॉर्म होते हैं, मीन्स जो उनसे नए बनते हैं, उनको कहते हैं प्रोजेनी. अब जिस प्रोसेस से लिविंग थिंग्स अपने ही बहुत और ज़्यादा किस्म बना रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म जो लाइफ रिप्रोड्यूस कर रही है उसके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, वो रिप्रोड्यूस अगर ना भी करे या करे तो उसकी ज़िंदगी रहेगी, मीन्स जितना उसे जीना है उतना वो रहेगा. अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन लेते हैं, एक पर्सन है जिसकी उम्र 80 ईयर्स है, अगर उसने रिप्रोडक्शन कर ली तो ऐसे नहीं होगा कि उसकी उम्र 40 हो जाएगी. नो, वो 40 के बाद मर नहीं जाएगा. अगर उसकी 80 है या 90 है या 100 है, वो अल्लाह के हिसाब से जो भी है, तो वही रहेगी. मीन्स कि उसकी ना उम्र उससे ज़्यादा बढ़ेगी ना उससे कम होगी. मीन्स उसको कोई रिप्रोडक्शन से उसकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. पर फ़र्क जो पड़ेगा वो होगा स्पीशी पे. मीन्स एक इंडिविजुअल अगर रिप्रोडक्शन रोक दे तो उसकी ऐसा नहीं कि उसकी स्पीशी रुक जाएगी, नहीं. अगर उसकी पूरी स्पीशी, एक इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल जो सेम काइंड के होते हैं वो मिल के स्पीशी बनाते हैं. अगर एक पूरी स्पीशी हम ले लें, उसकी अगर हम रिप्रोडक्शन ख़त्म कर दें, ठीक है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ख़त्म कर दें, तो फिर ये होगी चीज़ कि उसके 50 ईयर्स के बाद, 100 ईयर्स के बाद, जितनी भी उसकी लाइफ होगी, उसके बाद हमें उसका एक ऑर्गेनिज्म तक नज़र नहीं आएगा. मीन्स पूरी नस्ल, वो पूरी स्पीशी ख़त्म हो जाएगी. तो रिप्रोडक्शन जो आदमी, जो लाइफ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट है उसकी कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स रेस, उसकी स्पीशी के लिए इम्पॉर्टेंट है. और ये प्रोसेस है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, मीन्स लाइफ एक फिर से कंटिन्यू होती है विद अ फ्रेश स्टार्ट. ओके, तो रिप्रोडक्शन
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करती है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाती है। तो चीज़ है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ, आपको फर्स्ट पैराग्राफ अच्छी तरह समझ आ गया होगा, तो सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि नेचुरल सिलेक्शन मीन्स कि नेचुरली जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ है कि जो ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो अपनी ही किस्म की और रिप्रोडक्शन मतलब अपनी किस्म की और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जैसे आप अभी किसी कुर्सी पे बैठे हैं, सोफ़ा पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप बेड पे बैठे हैं तो बेड को लेते हैं, बेड जो इंडस्ट्री से बन के आई है वो एक प्रोडक्शन है, ठीक है। अब क्या ये बेड कोई और बेड बना सकती है? ना, नेवर। तो इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। रिप्रोडक्शन मीन्स एक चीज़, जैसे अगर एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उसने एक चीज़ को प्रोड्यूस किया तो वो जो प्रोड्यूस हुई वो अगर फिर से रिप्रोड्यूस करे मीन्स एक और फिर से करेगी तो फिर उसे रिप्रोडक्शन कहेंगे। और ये हमें सालों से हम जैसे सुनते हैं कि हमें पता होता है कि हमारे पापा का नाम ये है, फिर पापा के बाद दादा का नाम ये है, दादा के बाद परदादा का नाम ये है, तो उसके बाद हम लोग हमारी पुश्तों का नाम भी याद होता है। तो वो कैसे है, हमारी पुश्तों से ऐसे बनते बनते हम आए। तो इस वजह से जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, उसके बाद दूसरी उससे प्रोडक्शन से फिर अगर जो रिप्रोड्यूस हो तो उस चीज़ को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे वेज हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के। आपको पता है कि इस चैप्टर में एक चीज़ डिस्कस की गई है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में दो काइंड्स होते हैं। रिप्रोडक्शन के दो काइंड्स कौन से होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ये रही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट चाहिए होता है। अब यहाँ पे प्लांट्स का भी डिस्कस किया गया है, एनिमल्स चाहिए, क्योंकि हमारी बायोलॉजी जो होती है वो बॉटनी और जूलॉजी दोनों पे मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल में बताया गया है कि प्लांट्स की एसेक्सुअल सिर्फ बताई गई है कि ये नेचुरल प्रोसेस है। एसेक्सुअल, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये है कहा गया है कि उसमें से नेचुरल मेथड्स भी हैं, और हम जो करवाएं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको आर्टिफिशियल मेथड कहा गया है, तो वो भी है उसमें, ठीक है। और आगे चल के यहाँ पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल बताई गई है, जिसमें ये देखें, ये सारा हमें पढ़ना है, ये सारा हमें ही पढ़ना है, ओके। तो आगे चल के फिर एनिमल्स में भी बताया गया है, लेट मी टेल यू। तो ये देखें, यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन है वो भी सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हैं। तो पीछे आते हैं जहाँ पे हम थे। तो यहाँ पे देखें, ये चीज़ बताई गई कि यहाँ रिप्रोडक्शन के दो मेन टाइप्स हैं, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ एक पेरेंट चाहिए होता है, और इसमें न्यू इंडिविजुअल जो बनता है वो माइटोटिक डिवीजन से बनता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें मियोसिस होती है, ठीक है। मियोसिस माइटोसिस दो प्रोसेस हैं सेल डिवीजन के, ये हमें पता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि where gone, yeah, it takes place by number of ways, example spores, budding, fusion, vegetable propagation, apomixis। ये जो होते हैं ये नेचुरल होते हैं, ठीक है। और बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल का नहीं बताया, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सही से बताया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल मेथड होता है। तो जो नेचुरल होता है उसमें स्पोर्स बनते हैं, वेजिटेबल प्रोपोगेशन, एपोमेक्सिस, और जो आर्टिफिशियल होती है उसमें बाय कटिंग और टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो अब हम इसके आगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं टिश्यू कल्चर के। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ गई, कहाँ गई, spores, budding, okay, it takes place whenever spores, budding, fusion, vegetable propagation, apomixis, etc. and sexual reproduction which requires two parents। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं जो एक न्यू इंडिविजुअल को बनाते हैं। तो जिनसे न्यू इंडिविजुअल बनता है तो वो बनता कैसे, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। स्पेशलाइज सेल्स, गैमेट्स होते हैं एक्चुअली स्पेशलाइज सेल्स। तो जो स्पेशलाइज सेल्स जब फ्यूज़ होते हैं, जिनको हम गैमेट्स कहते हैं स्पेशलाइज सेल्स को, तो जब गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं तो उनसे बनता है, और उसमें मियोसिस होती है।
अब बहुत सारे प्लांट्स सेक्सुअल भी करते हैं, ए सेक्सुअल भी करते हैं। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इस पैराग्राफ पे हम आए कि बहुत सारे प्लांट्स सेक्सुअल भी करते हैं एंड ए सेक्सुअल भी करते हैं, ठीक है। अब उस प्लांट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी सिचुएशन में रह रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से जो उसको एडवांटेजेस होगा, जो रिप्रोडक्शन उसको एडवांटेजियस होगी, तो वो वही करेगा, ठीक है। अब सेक्स जो जनरेट होते हैं, सेक्स जनरेट्स वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो एक असेट मिल जाता है एनवायरनमेंट को। तो दूसरा बेनिफिट जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक जो बेनिफिट है वो ये है कि सेक्स जो होता है, सेक्स मीन्स जेंडर्स जो होते हैं उनमें वेरिएशंस आती हैं। तो वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि दो डिफरेंट तरह के जो फ्यूज़ होंगे तो उनमें कुछ वेरिएशन होगी, मीन्स कुछ उसमें से आएंगी क्वांटिटी, कुछ वैरायटी उसमें से आएगी, कुछ वैरायटी उसमें से, तो ऐसा होता है। और बाकी जो ए सेक्सुअल होगा उसमें ये होता है कि अब ए सेक्सुअल में क्या होता है, एक ही स्पोर होता है, उसमें से ही दूसरा स्पोर बनता है, तो मीन्स सेम आइडेंटिकल वैसा ही बनेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। तो यहाँ पे दूसरा जो बेनिफिट बता रहे हैं इज डेट द सीड, जो सीड बनता है ना प्लांट में, वो भी बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, जो बहुत दूर लोकेशंस तक डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, और फिर वहाँ पे वेट करता है जब एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी होंगी, फेवरेबल होंगी, तब वो ग्रो करेगा। जो अब एडवांटेज ये पैराग्राफ है इसमें बता रहे हैं एडवांटेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज हैं कि ऑर्गेनिज्म इंक्रीज जो होता है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है, मीन्स कि बहुत जल्दी से ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाता है, नंबर उनके जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होते हैं, ठीक है, लाइक होते हैं, सेम होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। पर ये जो चीज़ होती है इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एवोल्यूशन एडॉप्टेशन को ब्लॉक करता है, मीन्स अब जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें एक ही स्पोर होता है, तो एक ही स्पोर में से जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है तो वो वैसा सेम स्पोर बनता है। तो वैसा सेम स्पोर बनेगा मीन्स उनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, वेरिएशन नहीं आएगी तो एवोल्यूशन नहीं होगी, एवोल्यूशन नहीं होगी तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जो अडेप्टेशन है वो भी नहीं होंगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ कभी भी मीन्स ख़त्म हो सकता है, मीन्स कि अगर ऐसी कोई एनवायरमेंटल कंडीशन आ गई जो एक ऑर्गेनिज्म नहीं सह सकता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे एक ऑर्गेनिज्म नहीं सह सकता तो दूसरा ऑर्गेनिज्म वो सह सकता है, तो मीन्स एक जिंदा रहेगा, एक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें स्पेशी उसी सेम स्पेशी क्या ना ये दोनों, तो उसमें मतलब स्पेशी एक कायम रहेगी, ठीक है। पर यहाँ पे देखो सब सेम है, अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो एक नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तो सब भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ए सेक्सुअल में, तो फिर पूरी स्पीशी ख़त्म हो सकती है, मीन सर्वाइवल उनका किसी भी स्टेज पे सारा ख़त्म हो सकता है। और जो मैन है, हम इंसान जो हम यूज़ करते हैं इस मेथड को सेम टाइप की क्रॉप्स बनाने में, या क्लोन्स आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, क्लोन्स या टिश्यू क्लोन्स जो हम बनाते हैं, ठीक है, लेबॉर्ट्री वगैरह में, तो वो और ये क्रॉप्स सेम तरह की क्रॉप्स बनाने में टिश्यू कल्चर से हमें मदद मिलती है। इस टिश्यू कल्चर से हम क्रॉप्स भी सेम तरह की बना सकते हैं और क्लोन्स भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें किस में होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। अब माइटोसिस आते हैं, माइटोसिस किस में होती है, ये आपको सहन नशीन होना चाहिए कि माइटोसिस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो माइटोसिस होती है इसमें ये होता है कि माइटोसिस का एक्चुअली मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम, ओके, अंडरस्टैंड। तो क्रोमोसोम्स नंबर जो सेम रहेंगे तो मीन्स उसमें ना ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ना कम होंगे। तो पढ़ते हैं हम किस किस में ये चीज़ें होती हैं। इट इज़ अ प्रोसेस दैट ऑकर्स व्हेन अ प्रोटोजोन अंडरगोस बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन। अब देखें ये फ्यूजन जो होता है, ये फ्यूजन होता है ऐसे कि एक स्पोर है उसमें से टूट के दो स्पोर बने, तो ये होता है फ्यूजन। अब अगर एक में से दो बने तो बाइनरी, अगर एक में से बहुत ज़्यादा बने तो उसे मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये प्रोटोजोन में बहुत कॉमन होता है। और व्हेन अ बर्ड डेवलप्स फ्रॉम अ ब्रांच एंड न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव ऑर्गन्स, ठीक है, ये चीज़ें बता रहे हैं कि माइटोसिस जैसे यहाँ पे देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का जैसे बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन, तो ये इसमें आता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एसेक्सुअल में आती है, तो वो, या अगर जैसे एक और चीज़ बताई गई यहाँ पे
हाँ, जो बर्ड डेवलप होता है कि एक प्लांट के ऊपर छोटा सा पार्ट डेवलप हो गया, फिर वो उससे अलग हो के एक इंडिपेंडेंट लाइफ सफ़र करता है, तो वो चीज़ भी इसी में आती है। तो और कॉर्म एक प्लांट का एक पार्ट है, ठीक है, कॉर्म प्लांट का एक पार्ट होता है और बल्ब्स भी प्लांट का पार्ट है। आप गूगल सर्च करेंगे ना कॉर्म और बल्ब्स, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि माइटोसिस एंश्योर्स द क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कि क्रोमोसोम्स को बिल्कुल जैसा है वैसे ही कॉम्प्लीमेंट करता है, कॉपी करता है, तो मीन्स नंबर उसके बिल्कुल सेम रहता है। एंड हैंस द जीनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग सेम एज पेरेंट्स। अब जो कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल जैसे अगर फोटोकॉपी हम लोग कोई चीज़ करवाते हैं तो वो बिल्कुल वैसी फोटोकॉपी होती है, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल सेम हुई है, मीन्स दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होता, ओरिजिनल और जो फोटोकॉपी में बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता। तो वही सेम चीज़ माइटोसिस में हो रही है कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा वो भी पेरेंट की तरह ही होगा ना, उसकी भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्रोमोसोम ही हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कंट्रोल करता है। तो एनिमल्स में क्या होता है, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस जो होती है एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में, गैमेट्स बनाने में, मीन्स अब जो गैमेट्स जिनको फ्यूज़ होना है उन गैमेट्स को बनने में भी एक मियोसिस यूज़ होती है। एंड द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है, ये फ्यूज़ होके, अच्छा ये मैं आपको बताती हूँ, स्पर्म जो होते हैं वो मेल से आते हैं, ओवन जो होते हैं फीमेल से आते हैं, ये फ्यूज़ होके जाइगोट बनाता है, जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो जो अब जाइगोट होता है दिस डेवलप्स इनटू एन अडल्ट ऑर्गेनिज्म, अब ये अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लिया ऑफ टू गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट। अब इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लिया होता है ना दोनों गैमेट्स की, अब एक हैप्लॉइड है दूसरा भी हैप्लॉइड है, अब दोनों मिलके जो बनते हैं, मिलके बनते हैं, तो वो एक सिर्फ न्यूक्लियस बनता है। पहले एक दो न्यूक्लियस है ना, अब ये मिलके बन गए एक न्यूक्लियस, मीन्स अब यू कैन से कि ये वन न्यूक्लियस होता है, और ये जो वन न्यूक्लियस होता है वो होता है जाइगोट का। अब ये न्यूक्लियस जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, मीन्स उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होता है, 2n हम कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आज जैसे हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन का अच्छी तरह से, ठीक है, रिप्रोडक्शन हमने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन ले लिया है इस पूरी चीज़ का। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें नेचुरल मेथड्स से होते हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स से होता है, वो पढ़ेंगे। एंड देन इट्स बाय बाय टाइम टू यू। एंड हमने अच्छी तरह पढ़ लिया। अगर आपको कुछ ना समझ आए सो यू कैन कमेंट एंड आस्क वॉट एवर क्यूरीज यू हैव। एंड साइनिंग ऑफ वंशिका।